नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज आपके लिए नई हैं। और ये करंट अफेयर्स हमारा दरअसल आपके लेखपाल परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा के लिए, मतलब यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, आपका वीडियो परीक्षा हो गया, लेखपाल हो गया, लो पीसीएस हो गया, आपका जो भी परीक्षाएं होती हैं सभी एग्जाम के लिए क्या रहेगा, ये हमारा रिलेवेंट रहेगा कंटेंट। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग जुड़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें इसमें नहीं है। नंबर एक, कल हमने आपसे पूछा था कि भाई बताओ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 के अनुसार सीएपीएफ महानिरीक्षक रैंक के कितने प्रतिशत जो है पद पर प्रतिनियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव किया गया है? आप इसको बताइएगा। कल मैंने इसका पूरा प्रश्न और उसकी व्याख्या मैंने कराई थी। आप लोगों में से किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको पुनः पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। अगर नहीं आता है चैट जीपीटी पर डाल दीजिए, गूगल कर लीजिए, लेकिन उत्तर जरूर देने का कष्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला टॉपिक हमारा है इंडिया पोस्ट का विजन 2030 एवं पीटीसी सहारनपुर की प्लेटिनम जुबली अभी चर्चाओं में रहा है। और 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक प्रशिक्षण केंद्र, जिसको पीटीसी बोलते हैं, पीटीसी सहारनपुर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया गया है। आपकी परीक्षा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस पीटीसी का जो है 75 वर्ष पूरा हो रहा है, मतलब तो आप उसको बता देंगे। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है कि भारतीय डाक तेजी से खुद को एक अत्याधुनिक या रसद प्रदाता के रूप में विकसित कर रहा है और वर्ष 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस, ठीक है, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाएगा। अभी हाल ही में दरअसल जो हमारा भारतीय डाक है उसने किस वर्ष तक जो है आधुनिक रसद प्रदाता के रूप में विकसित करने के लिए जो है ये वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक? तो आप कहेंगे 2030 तक का लक्ष्य जो है इसने रखा है। भारतीय डाक दरअसल अब केवल पारंपरिक जो डाक वितरण होता है, केवल इस डाक वितरण तक ही क्या रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके अलावा ये जो है अब ई कॉमर्स, आप जानते हैं ई कॉमर्स का जोर है इस समय, तो ई कॉमर्स और पार्सल डिलीवरी की बढ़ती मांग को देखते हुए रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करेगा। यह पॉइंट भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकार का लक्ष्य इंडिया पोस्ट को 2030 तक दुनिया के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं में से एक बनाना है। यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है, जरूरी है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं तो जो पीटीसी सहारनपुर है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। मे भी आप एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ ले आपके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह भारत सरकार के डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का प्रथम आवासीय प्रशिक्षण संस्थान, फर्स्ट रेजिडेंशियल पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है अपने आप पे। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। हालांकि योगदानकर्ता के रूप में विगत 75 वर्षों में इस केंद्र ने लाखों कर्मचारियों को सेवा दक्षता, सटीकता और आधुनिक डिजिटल तकनीकी जो है में प्रशिक्षित करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संकल्पित किया है। तो ये इसकी खास क्या रही है, उपलब्धि रही है। निश्चित तौर पर पीटीसी सहारनपुर के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए, इसके अलावा इसी कार्यक्रम के दौरान पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म संपन्न को अपनाने के लिए गोवा राज्य सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर भी साइन किया गया। ठीक है, संपन्न दूरसंचार विभाग एक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पेंशन की सीधी निकासी और पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। तो ये संपन्न जो शब्द है ये चर्चाओं में रहा है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा क्या प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। चलो भाई बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट के विजन 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के सभी गांवों में 100% मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, विश्व स्तर पर एक प्रमुख लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाना, देश के सभी डाकघरों को पूर्ण से डिजिटलीकरण करना, केवल सरकारी दस्तावेजों और पासपोर्ट का डिजिटलीकरण करना। जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया आपको कि भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का 47वां स्थापना दिवस अभी चर्चाओं में रहा है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, सीधे फैक्चुअल डेटा के रूप में पूछ लेगा कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का अभी हाल ही में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया है? आप कहेंगे 47वां 47वां मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में जो है राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल, ठीक है, में भी एक गर्मापूर्ण पुष्पांजलि जो है सभा आयोजित की गई। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अपर महानिदेशक कौन है? मेजर जनरल आर प्रेमराज, जिनका आलस्य भी नाम आपको पूछ सकता है, नाम याद रखिएगा। इन्होंने रेजिमेंट के सभी रैंकों की ओर से देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो एडीजी हैं वो कौन है? मेजर जनरल आर प्रेमराज हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी कुछ हाइलाइट्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो स्थापना, और अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि ये दरअसल भारतीय सेना की सबसे युवा यंगेस्ट जो है रेजिमेंटों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के बाद सेना को एक ऐसी इन्फेंट्री की आवश्यकता महसूस हुई जो टैंकों, यानी कि जो टैंक होते हैं, टैंकों के साथ समान गति से युद्ध के मैदान में आगे बढ़े। इसी रणनीति के तहत जनरल के सुंदरजी के दृष्टिकोण से 2 अप्रैल 1979 यानी कि 1979 को आधिकारिक रूप पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना की गई। तो सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? आप कहेंगे 1971 में, और इसको लगा लीजिएगा क्या? फैक्ट नेम, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आदर्श और प्रतीक वाक्य, अक्सर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भारतीय सेना का, जैसे नेवी का, आपका आर्मी का, सबका अपना अपना आदर्श वाक्य होता है, चिन्ह होता है अपना। तो अक्सर आदर्श वाक्य और चिन्ह पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो आपका है, इसका जो आदर्श वाक्य इस रेजिमेंट का, वो क्या है? आदर्श वाक्य वीरता और क्या? विश्वास। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या? वीरता और विश्वास इसका आदर्श वाक्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। इसका प्रतीक एक राइफल संगीन है जो बीएमपी फर्स्ट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर स्थापित है। तो इसका प्रतीक चिन्ह और इसका आदर्श वाक्य, खासकर आदर्श वाक्य खूब पूछा जाता है, और आपका जो है प्रतीक भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग क्या करिएगा? इंपॉर्टेंट पर टिक लगा लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और इसका मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र, जिसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर कहा जाता है, कहां पर है ये? अहमदनगर, महाराष्ट्र में अवस्थित है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। यह रेजिमेंट इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल जैसे बीएमपी सेकंड सारथ से सुसज्जित है। यह वाहन सैनिकों को युद्ध के मैदान में सुरक्षित ले जाने के साथ शक्तिशाली मार्ग क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो ये आपका जो है मैकेनाइज्ड जो अपने यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र है, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है। चलिए, नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित इस स्मारक का उद्घाटन, यानी कि जो राष्ट्रीय समर स्मारक है, नेशनल वार मेमोरियल है, इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को किया गया था। यह आजादी के बाद विभिन्न मुद्दों, युद्धों और अभियानों में शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को समर्पित है। तो अब ये फैक्ट भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, जो नेशनल वार मेमोरियल है ना, ये भी बड़ा फैक्चुअल डेटा आपके बारे में। ये सब मिस्टेनियस के सेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसको हम विविध बोलते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे विविध, उस विविध के अंतर्गत ही आता है। चलिए बताइए, भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना आधिकारिक तौर पर किस वर्ष की गई थी, जिसने हाल ही में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? अभी हमने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए है 1947, 1965, 1971, 1979। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1979। ठीक, चलिए। भारत द्वारा बुर्किना फासो को मानवीय सहायता अभी हाल ही में दी गई है, और अपने आप में ग्लोबल साउथ को लेकर के हमारी एक डिप्लोमेसी खास तरीके से रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने पश्चिमी अफ्रीकी देश कौन सा? बुर्किना फासो, जिसके बारे में मैंने कई बार पढ़ाया भी आपको। इसी को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन जो है चावल की खेप जो है अभी हाल ही में भेजी है। ठीक है, और दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? बुर्किना फासो में कमजोर समुदायों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खास सुरक्षा जो है प्रदान करने के लिए इसको दिया गया है। अब एक टॉपिक क्या आ गया, सामने शब्द आ गया खास सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी आपके पेपर 3 में, मेंस में, पीसीएस और यूपीएससी में एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी का। यहां से खूब सारे प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं। तो मैं आपको टास्क देता हूं, क्या देता हूं? टास्क देता हूं कि आप लोग खाद्य सुरक्षा को पढ़ लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है खाद्य सुरक्षा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है
जो पीसीएस का इंटरव्यू हम लोग ने जो कराया था, जिसमें से 8 बच्चों का चयन डिकोड एग्जाम से हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। एक प्रमोद कुमार जी हैं, सेना से रिटायर हैं, 46 साल की उम्र है उनकी, और अभी उनका पीसीएस क्वालिफाई हो गया। हम लोगों ने इंटरव्यू कराया था। डिकोड एग्जाम के पूर्व छात्र भी हैं, हमारे आरओ के अभ्यर्थी भी हैं। आरओ में भी सिलेक्शन होने के चांस उनके पूरे थे, लेकिन उन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। उनका इंटरव्यू हम लोगों ने कल पोस्ट किया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मजेदार बात है कि जो प्रश्न हम लोगों ने इंटरव्यू से पूछा था, मैंने पूछा था, दिवाकर सर ने पूछा था, वही लहूबहू प्रश्न जो है उनके इंटरव्यू में भी पूछे गए थे। तो ये हम लोग की क्या है, आप एक्सपीरियंस कह लीजिए, काबिलियत कह लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं डिकोड एग्जाम अपने आप में बहुत भरोसेमंद जो है एक इंस्टीट्यूट है। यहां पर किसी से हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलने के लिए कहते हैं कि आप ये कह दीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, नहीं। अगर आपको कुछ महसूस होता है तो आप कहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस इंटरव्यू देखिएगा। श्रुति का भी आप लोग इंटरव्यू देखिएगा। 42 साल की उम्र में उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। देखिए कि 10 साल की सर्विस करने के बाद 42 ईयर में डॉक्टर श्रुति बीएमएस थी वो। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू देखिए, आपको एक खास मोटिवेशन होगा। और हम लोगों ने एक प्रॉपर उनको एक जो है 1.5-2 महीने हमने लगातार उसमें प्रिपरेशन करवाई थी, और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है। 25-30 लोगों का हमने कराया था, 25 लोगों का, 25 में से 8 का हो गया हमारा सिलेक्शन हमारे यहां से। ये बड़ी बात है, तो उसको आप देखिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे कि बुर्किना फासो में दरअसल जो है फूड सिक्योरिटी आदि को लेकर के जो है सहायताएं की गई हैं। ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति भारत की एक विश्वसनीय मानवीय सहायता और आपदा राहत जो होती है, भागीदारी, उसके भागीदार होने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यानी कि हम ग्लोबल साउथ में जो है अपनी मजबूत स्थिति कर रहे हैं, जो हमारे कूटनीति का क्या है, एक अपने आप में हिस्सा है, ठीक है। चलिए, खाद्य संकट के कारण बुर्किना फासो वर्तमान में गंभीर सुरक्षा चुनौतियों जैसे कि आतंकवाद और उग्रवाद और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से, जैसे कि सूखा आदि का सामना कर रहा है। ऐसे में वही सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पर जलवायु परिवर्तन होगा, अगर कहीं पर जो है आतंकवाद और उग्रवाद होगा, तो अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर फूड सिक्योरिटी का मतलब फूड खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं होना लाजमी है। और इसीलिए जो है सरकार ने वहां पर, हमारी भारत सरकार ने वहां पर हेल्प किया है। इन्हीं कारणों से वहां कृषि उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, वो प्रभावित हुआ है और बड़े पैमाने पर आबादी क्या हुई है, विस्थापित हुई है, जिससे भयंकर खाद्य संकट जो है क्या हुआ है वहां पर उत्पन्न हो गया है। और बुर्किना फासो की इसीलिए भारत ने हेल्प की है। और वैसे भी ग्लोबल साउथ को लेकर के हम हमारी रणनीति को बहुत मजबूत किए हुए हैं, ठीक है। ये यहां पर लिखा भी है कि भारत लगातार विकासशील और अल्पविकसित देशों, ठीक है, जिन्होंने सामूहिक रूप से ग्लोबल साउथ कहा जाता है। कौन देश है वो? जो लगातार विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज उठा रहा है। संकट के समय खाद्यान्न और दवाइयों की आपूर्ति, ठीक है। भारत की विदेश नीति के वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर क्या है, आधारित है, क्योंकि हम संपूर्ण विश्व को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। हम कहते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा ना कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी, भूखा ना कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। बुर्किना फासो एक भौगोलिक और राजनीतिक अवलोकन, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसका मतलब है कि इसकी सीमा किसी भी महासागर से क्या है, लगती नहीं है। तो ये खास पॉइंट हो गया। राजधानी, इसकी राजधानी औगाडोगु है। सीमावर्ती देश की अगर हम बात करते हैं तो इसके उत्तर पश्चिम में माली, पूर्व में नाइजर और दक्षिण में बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट जैसे देश यहां पर क्या है, स्थित है। मैप नहीं लगाया है, लेकिन आप इसको मैप के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैपिंग से प्रश्न आते हैं। कई बार जब देश कोई चर्चाओं में रहता है तो उसकी स्थलीय सीमा कौन सी है, समुद्री सीमा कौन सी है, उसके आसपास की कौन सी कंट्री है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, बुर्किना फासो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साहेल उत्तर में शुष्क सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना के बीच एक अर्धशुष्क संक्रमण क्षेत्र, सेमी एरिड ट्रांजिशन जोन है। यह क्षेत्र अक्सर सूखे और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहता है। आपके भूगोल वाले टॉपिक में जो है यह प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। बाकी जो है वहां पर कई प्रकार की जो है राजनीतिक जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, वो यहां पर हमने लिखी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाल ही में बुर्किना फासो
माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय इकोवास से हटने की घोषणा कर दी है। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों देशों ने मिलकर के सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए अपना एक नया गुट बनाया है, जिसे अलायंस फॉर साहिल स्टेट्स बोलते हैं, मतलब स्टेट्स बोलते हैं, AEC के नाम से जानते हैं। अब ये आपके लिए एक नई जो है न्यूज है, आपके एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न बन जाएगा। प्लीज इसको आप लोग करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको नोट डाउन करिएगा। अब ऐसे प्रश्न आपको मैगजीन वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेहनत से मैंने बनाए होते हैं। मैं एक एक प्रश्न बनाता हूं तब आपको मैं देता हूं। अब आप करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं फिर से आपसे अपेक्षा करता हूं कि प्लीज आप लोग कंटेंट को करने का प्रयास जरूर किया करिए। ये बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। चलिए अब बन जाएगा इसी पर क्या छोटा सा प्रश्न, बताइएगा। बुर्किना फासो की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी दक्षिणी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, यहां बताइएगा जल्दी से। आसान है, कोई कठिन नहीं कहा आप ना बता पाए इसका उत्तर, ठीक है। ये देखो ए, यानी कि केवल एक, ये नहीं होगा, ये होगा केवल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जन विश्वास प्रावधान विधेयक 2026, ये भी चर्चाओं में रहा है। तो हाल ही में भारतीय संसद और राज्यसभा दोनों ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 को क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, यह विधेयक भारत के विधिक और नियामक ढांचे में एक बड़ा सुधार है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छोटे और तकनीकी अपराधों, जो भी छोटे होते हैं यानी कि माइनर और ऑफेंस को अपराध की श्रेणी से बाहर करके जो है करना है। यह विधेयक पूर्व में लाए गए जन विश्वास अधिनियम 2023, ठीक है, की सुधार प्रक्रिया का एक व्यापक विस्तार है। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा इस जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 के अंतर्गत छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है अपने आप में। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या इसके मुख्य बिंदु है, व्यापक संशोधन यानी कि वाइड रेंजिंग लीगल रिफॉर्म। इस विधेयक के तहत भारत सरकार के 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में क्या किया गया, संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रावधानों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस। विधेयक के अंतर्गत कुल 784 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है, जिन्हें दो मुख्य लक्ष्यों के आधार पर विभाजित किया गया है। नंबर 1, व्यापार में सुगमता यानी कि अनुपालन, ठीक है, के बोझ को कम करने और व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। यह एक बड़ा डेटा आपको यहां पर मिल रहा है। जीवन में सुगमता, आम नागरिकों के दैनिक जीवन में कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो बड़े अनवांटेड होते हैं, जिसका कोई लॉजिक होता नहीं है, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। दंड प्रक्रिया युक्तिकरण यानी कि विधेयक एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह मामूली प्रक्रियात्मक या तकनीकी चूकों के लिए जेल की सजा को समाप्त करना है। इसके स्थान पर अपराध की प्रकृति के अनुपात में केवल आर्थिक जुर्माना का प्रावधान की जो है इसमें या चेतावनी जो है इसमें शामिल किया गया। तो ये एक बड़े सुधार, एक बड़े रिफॉर्म इसमें किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका, विश्वास आधारित शासन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों और व्यवसायों के साथ साथ विश्वास आधारित संबंध स्थापित करना है, ताकि छोटी गलतियों के लिए उन्हें आपराधिक मुकदमों का सामना न करना पड़ा। छोटी सी गलती हो गई, मुकदमेबाजी चल रही है, अब जो काम करना था आपको नहीं करने। आप कई बार आपको फंसा दिया जाता है, कई बार वाद विवाद ऐसे हो जाता है, आप फंस जाते हैं। काम कुछ करना बड़ा था, अब पता चल रहा है कि आप कोर्ट कचहरी में फंस रहे हो। तो ऐसे छोटे अपराधों को, ऐसे छोटी चीजों को जो है, जो टेक्निकल चीजें हैं, उनको अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसका क्या है उद्देश्य, ताकि व्यापारियों और जो आम नागरिक हैं उनको समस्याओं को न झेलना पड़े। न्यायिक बोझ में कमी, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात पर आप मुकदमा करोगे तो क्या होगा, हमारे जुडिशरी सिस्टम में बोझ बढ़ेगा, यानी कि मुकदमे और बढ़ेंगे और ज्यादा प्रेशराइज होगा। तो जो है मुकदमों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रशासनिक न्याय निर्णय तंत्र स्थापित करने से भारतीय अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा। एमएसएमई को लाभ, इस विधेयक का सबसे अधिक लाभ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगा, क्योंकि ये छोटी अनुपालन चूकों के डर के बिना व्यापार विस्तार से कर सकेंगे। अब एमएसएमई खूब बढ़ेगा, क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी अब नहीं होंगी और इसमें कोई मुकदमेबाजी आदि नहीं होगी। तो ये इसका प्रावधान था, अच्छा प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए आप लोग, संसद द्वारा भी हाल ही में पारित जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए,
देश में सभी प्रकार के करों और शुल्कों को समाप्त करना। बी, छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर जीवन और व्यापार को में सुगमता लाना। सी, सभी आर्थिक अपराधों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान करना। डी, केवल विदेशी निवेशकों के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना। जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कोई टफ नहीं है, आसान है, बताइएगा। सिंपल सी बात है, अभी बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से क्या करना है, बाहर कर जीवन और व्यापार में सुगमता लाना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसान सा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के 4 वर्ष अभी पूर्ण हो गए हैं, यानी कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, ठीक है, ने अपनी स्थापना की सफलतापूर्वक 4 वर्ष क्या कर लिए, पूरे कर लिए हैं। 2 अप्रैल 2022 को इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पिछले 4 वर्षों में इस समझौते ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देने और मजबूत औद्योगिक संबंध स्थापित करने और व्यापार, उद्यमियों एवं रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने में एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। तो ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, इसके जो 4 साल पूरे हो गए हैं, एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के आपने एक खबर यह भी सुनी होगी कि इन्होंने क्या किया, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको सोशल साइट्स के लिए बैन कर दिया है। इसी के संदर्भ में आप जानते होंगे कि हमारे भारत में भी 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बैन करने की बात कही है। वो 2 स्टेट कौन से हैं, आप चाहे तो बता सकते हैं मुझे। ठीक, चलिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। समझौते के सकारात्मक प्रभाव के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऑस्ट्रेलिया को होने वाले भारतीय निर्यात में 8% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यापार 99 अरब डॉलर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहां पर कुछ डेटा दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कई इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है। टास्क क्या है आपका, टास्क आपका ये है। पहला टास्क मैंने भी आपको क्या दिया था कि आपको जो है खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक टास्क तो आपका ये हो गया। दूसरा टास्क आपको मैं देता हूं, ठीक है, कि आपको दरअसल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लेना है। यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जो है आप पढ़िएगा। ये आपसे क्या है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए। बाकी यहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। 4 साल पूरे हो गए, 26 में 4 साल इसके पूरे हो गए, साइन इसके 22 में किए गए थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह 29 दिसंबर 2022 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 1 दशक से अधिक समय में किसी भी विकसित देश के साथ व्यापार, भारत का यह पहला मुक्त व्यापार समझौता था अपने आप में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके बाद। समझौते के प्रमुख लाभ क्या थे, मेजर बेनिफिट्स ऑफ एग्रीमेंट, शून्य शुल्क पहुंच, यानी कि इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने 100% टैरिफ लाइनों पर भारत को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की गई, जिससे भारत के श्रम गहन क्षेत्रों में को क्या हुआ, भारी लाभ पहुंचा। यह समझौता भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन को सीधे तौर पर गति प्रदान कर रहा है और साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक आपस श्रृंखला को क्या कर रहा है, सुरक्षित करने का भी काम कर रहा है। अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है। चलिए बताइए भाई साहब, प्लीज गिव मी योर आंसर। भारत ऑस्ट्रेलिया क्या, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़िए फटाफट जल्दी से बताइए मुझे। आसान है, कुछ कठिन नहीं कि आप ना बता पाए। ठीक है, आसानी है आपके लिए, बहुत आसान है। सी, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 भी है आपका, 2 भी है, दोनों हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पेश किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकल और अस्थायी राजधानी के रूप में आधिकारिक तौर पर संवैधानिक मान्यता प्रदान करना है। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के निर्णय के बाद से राजधानी के चयन को लेकर के चल रहे लंबे समय से विवाद और अनिश्चितता को समाप्त करने के दिशा में यह एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम है। हालांकि इस प्रश्न को मैंने पहले कराया था, लेकिन फिर भी चर्चाओं में है, तो ध्यान रखिएगा। यह विधेयक पूर्ववर्ती 3 राजधानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक की योजना को
आधिकारिक तौर पर समाप्त कर प्रशासनिक कार्यों को एक ही केंद्र पर एकीकृत करने का प्रयास करता है। ठीक है, और इससे निश्चित तौर पर वहां जो बदलाव होगा उससे विकास की एक नई परिभाषा लिखी जा सकती है। तो ये जो विधेयक है आपका, इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। कौन सा विधेयक? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026। ठीक है, अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पढ़िए और बताइए। कुछ टफ नहीं है, आसान है ना। बी मतलब आपका ये वाला हो जाएगा। भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ मालवन। क्या? मालवन। ये क्या भाई साहब? भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरे जहाज मालवान को प्राप्त कर लिया। इस परियोजना के तहत पहले जहाज माहे को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। मालवन को विशेष रूप से भारत के तटीय जल में पनडुब्बी विरोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री कार्यों और उथले पानी में निगरानी रखने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये एक खास बात है जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, और दरअसल ये अपने आप में भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करता है। अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। हाल ही में भारतीय नौसेना को प्राप्त हुए मालवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, या कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, या भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, या एक परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, या गहरे समुद्र में खनन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अनुसंधान पोत है। बोलो भाई। ए मतलब कि आपका ये देखो। ठीक है, उत्कल दिवस, ये भी चर्चाओं में रहा है। क्या? उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2026 को उड़ीसा का स्थापना दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में जाना जाता है, पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। बहुत अच्छा है ये अपने उत्कल दिवस। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, तत्कालीन उड़ीसा इसको बोलते हैं, क्या था पहला नाम, क्या था इसका? उड़ीसा था, को भाषाई आधार पर एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया। जब इसे बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग किया गया था, यह स्वतंत्रता पूर्व भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद करना, उन महान नेताओं जैसे कि मधुसूदन दास और महाराजा कृष्ण चंद्रदेव को श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने एक अलग राज्य की मांग के लिए लंबा संघर्ष किया था। और स्वतंत्रता के पूर्व भाषा के आधार पर जो गठित राज्य था वो उड़ीसा था। लेकिन अब आप बताओ मुझे कि आजादी के बाद भाषा के नाम पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था जिसका गठन किया गया था? वो कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर पहली बार गठित किया गया था? उसका मुझे उत्तर बताइएगा आप लोग। चलिए, उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा स्थापना दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, या फिर जो है आपका 15 अगस्त? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 1 अप्रैल हो जाएगा। ठीक, चलिए। पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? ये 4 उत्तर दिए, 4 विकल्प दिए गए, आपको एक उत्तर बताना है। चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प होगा, इसका उत्तर मुझे बताइएगा। पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? बाकी आज का मेंस का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में बताइए। या आप लिख करके मुझे आप चाहें तो भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है, बाकी कल हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हमने यहां पर लिख दिया है। आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं एक एक करके, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं रहेगा जो आप ना बता पाए। बहुत आसान है, आप इसको पढ़िएगा प्लीज जरूर से। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है आपके लिए, मतलब उत्तर था एक एक करके। ठीक, चलिए, बाकी हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसमें से किसी में नोट हो सकते हैं। इसके लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर,
PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।